टारगेट फॉर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज मैं मैथ का यूपी पैट का यूपी डब्ल्यूएससी पैट का दूसरा मॉक टेस्ट मैथ का लगवा रहा हूँ और बेहतर ढंग से इसे करवाने की कोशिश भी रहेगी। बस आप करते रहिएगा और हो सकता है कि कल का मैथ का जो मॉक टेस्ट है वो आपको अच्छा भी लगाओ, क्योंकि अच्छा तो करवाने की कोशिश रही है मेरी और बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश रहेगी। और एक क्वेश्चन कल डिस्टर्ब हुआ था हमसे ही, वो आज मैं उसको सही करवा दूंगा। कल नहीं दिमाग काम किया उस टाइम पे, लेकिन जब देख रहा था लेटे लेटे सवाल को तो समझ में आ गया कि हम गलती कर रहे थे। ठीक है, उसको आज हम बिल्कुल सही करवा देंगे और देखते रहिएगा, बहुत अच्छा करवाएंगे। ठीक है, और ये गारंटी है कि इससे ज़्यादा हार्ड संभावना नहीं है पैट में पूछने की। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान के साथ पेपर करिएगा आप लोग। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हार्ड ये नहीं पूछेंगे, बट हाँ जितना मैं करा रहा हूँ उतना करिएगा। बची बात पाई चार्ट की है, एक मैं क्लास करवा दिया हूँ, मॉक टेस्ट की बात बची है। 3-4 मॉक टेस्ट में इसके करवा दूंगा, 3-4, और बहुत बेहतर ढंग से, बहुत डीपली और ईजिली दोनों टाइप के सवाल मैं करवा दूंगा, जिन्हें आप मेहनत से करिएगा और बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। उससे ज़्यादा जाने की इनकी रेंज है नहीं, इससे ज़्यादा ये लोग जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हिंदी का मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद फ्रैक्शन की जो 4वीं क्लास है, चौथी, ये क्लास 2 क्लासें और बची हैं, हो सकता है 3 हो जाए। फ्रैक्शन समाप्त करेंगे, घनमूल और वर्गमूल ये करवा देंगे, मैथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी बच्चे हैं चैप्टर वो पर डे में एक मैं करवा रहा हूँ और करवा भी दूंगा आगे। ठीक है, इसको ध्यान रखते रहिएगा। ठीक है, आगे देखो सवाल, देखो इसमें लिखा है 2.36 निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला सवाल है, इसमें लिखा है 2.36 पे बार है, माइनस 3.05 पे बार है, प्लस 4.33 पे बार है। ठीक है, इसको एक तरीका मैंने कल भी बताया था सॉल्व करने का। देखो सवाल 2.36, इसमें पहले तो ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किन अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो सब बराबर है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो देखो 2.36 लिख लो, 2.36, क्योंकि 3-6 पे बार है तो 3-6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही होगी। यहाँ लिख लो 4.33। ठीक है, इतना समझ रहे हो, क्योंकि इनको जोड़ेंगे पहले, इनको जोड़ लो, इनको आप जोड़ लो पहले। ठीक है, इनको आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो आएगा 6-3-9, उसके बाद 3-3-6, उसके बाद आएगा 9, फिर उसके बाद आएगा 6, फिर उसके बाद आएगा 6। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद इससे हम घटाएंगे किसको, 3.05 को। तो देखो 3.05 पे बार है तो इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, देखो इनको हम घटा देंगे। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, घटाएंगे, तो घटाओ, 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 9 में 5 गया फिर 4 बचा, फिर 6 बचा, और 6 में से 3 गया 3 बचा। यहाँ दशमलव लगा देना बीच में। ठीक है, कहाँ पे लगेगा, देखो यहाँ लगेगा दशमलव, ये लगेगा। ठीक है, कितना आया, 3.6464। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 3.64 पे बार, यही आंसर दिख रहा है कहीं आपको, यही आंसर है मेरा। ठीक है, यही आंसर है, और ऐसा सवाल आने की पूरी संभावना है, क्योंकि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और फ्रैक्शन चैप्टर आपका मेंशन किया। ठीक है, अगर समझ पाने में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम जान सकें कि क्या बच्चों की दिक्कत है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन ये कल वाला है, हमसे जो गलती हुई उसके लिए सॉरी। मैं आज क्वेश्चन समझाता हूँ, उसको समझो। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, देखो इस तरीके से था क्वेश्चन।
देखो यहाँ लिखा था 156/12, ठीक है, प्लस लिखा था अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट फिर लगा था इसके नीचे और लिखा था 225। मेरी बात समझ पाने की कोशिश करना, अगर समझ पाओ तो। देखो ये पूरे पे अंडर रूट है, इससे 225 का वर्गमूल निकालोगे तो 15 आएगा, ठीक है। इस 15 को हम जोड़ देंगे 154 में, 154 में जब इसे जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा 169, ठीक है। 169 अंडर रूट में आएगा, ठीक है, और अंडर रूट में जब निकालेंगे तो मान आ जाएगा 13, वर्गमूल निकला 13। इस 13 को उठा के हमने जोड़ दिया कहाँ, 156/12 में, कि हमने 13 इससे जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3 2 5, 1 1 2 और 156 25 आ गया, ठीक है। ये 156 जब 25 आ गया तो इसका मैंने वर्गमूल निकाल लिया इसका, ठीक है। इसका जब मैंने वर्गमूल निकाला 156 25 का, बाकी तुम कैसे निकालते हो मैं नहीं जानता, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। मैं तो ये देखता हूँ कि इकाई का अंक किसके वर्ग करने पे आता है, तो 5 ही हमको ऐसा दिखता है 1 से 10 तक, जिसमें 5 5 के पाड़े पे आएगा। 5 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ तो 5 हम लिख देंगे। अब ये 156 हम ये देखेंगे कि किसके वर्ग करने पे किससे ज़्यादा तो नहीं होता, तो 12 12 144 और 13 13 169, जो ज़्यादा है तो 12 पे हम आ जाएंगे, तो यहाँ 12 लिख देंगे। तो कितने का वर्गमूल आ गया, देखो 12 गुणे 13 करेंगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो 125 इसका वर्गमूल हो गया, जो हमें साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है। तो आंसर हो गया 125, ठीक है, यही हमारा आंसर। आगे लगाओ सवाल, आगे देखो सुबह, आगे क्वेश्चन है संख्या 1296 का वर्गमूल, ठीक है। तो अंडर रूट 1296 का वर्गमूल निकालेंगे। हमने बताया हम लास्ट का जो डिजिट है ये, इसको हम देखते हैं कि इकाई अंक इसका कितना हो जाता है। देखो 6 कितने के वर्ग करने पे आएगा, 4 चौको 16 और 6 चक्का 36, 2 पे आता है 2 अंकों पे, तो एक तो हम 4 लिख देंगे और यहाँ 6 लिख देंगे। उसके बाद जो ये 12 दिखता है इसको हम लेंगे, वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16, 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाता है, हम 3 पे ही रहेंगे, ठीक है, 3 पे रहेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर लिख लो 3। अब देखो 3 गुणे इस 3 जो लिया है इससे एक असंख्या अधिक को बढ़ा के हम गुणा मारते हैं, कितना हो गया 12। अब 12 हो गया जो कि बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 36, ये वर्गमूल हमारा आ जाएगा 36, क्योंकि एक अधिक के गुणा किया और संख्या इससे ज़्यादा नहीं हुई, इससे संख्या ज़्यादा नहीं हुई तो हम फिर ये डिजिट ज़्यादा वाला ले लेते हैं, ठीक है। और जब वर्गमूल करवाऊंगा तो बहुत बेहतर ढंग से समझ जाओगे। तो वर्गमूल इसका कितना हुआ 36, ठीक है, यही आंसर 36 वर्गमूल हुआ इसका। आगे लगाओ कुछ, समझ पाने में दिक्कत तो नहीं है इतने क्वेश्चनों में, आगे लगाओ। आगे देखो अवधारणा का क्वेश्चन है जो रीजनिंग में मेंशन किया आयोग ने, इसको ध्यान से देखना। लिखा है बिना किसी अन्य धारणा के, बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी दोनों के संबंधों के सही स्वरूप का आकलन कीजिए। कारण और प्रभाव का क्वेश्चन है ये, जो कारण और प्रभाव मेंशन किया है आयोग ने रीजनिंग में। लिखा है बिना किसी अन्य धारणा के केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी दोनों के संबंधों के सही स्वरूप का आकलन कीजिए। घटना ए देखो, घटना ए लिखी है सारा अपने मित्र पुनीत के घर पर, सारा अपने मित्र पुनीत के घर पर उनके माता पिता से मिलने गई, ठीक है। अब घटना बी देखो, घटना बी कहती है पुनीत के माता पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। देखो घटना ए का घटना बी के से संबंध है, सीधी सी बात है, भाई वो उनके माता पिता से, अपने मित्र के माता पिता से मिलने गई है सारा, तो मतलब यही रहा कि उसके माता पिता कई अरसे से या तो बीमार रहे होंगे या किन्हीं कारणों से वो व्यथित बीमार, या किसी कारणों से वो उलझनों में रहे होंगे, समस्या रही होगी, इसीलिए मिलने उससे जा रही है, ठीक है। तो घटना उत्तर देखो विकल्प है घटना ए प्रभाव है, घटना ए प्रभाव है,
घटना 20 का तात्कालिक और प्रमुख कारण है। ठीक है, फिर घटना बी प्रभाव है, घटना बी प्रभाव है, घटना ए इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण है। तो विकल्प ए सही होगा, क्योंकि घटना ए प्रभाव है, इस घटना का ही प्रभाव है। समझ गए? घटना ए प्रभाव है, घटना बी इसका तात्कालिक प्रमुख कारण है, इसका घटना बी तात्कालिक प्रमुख कारण है कि वो बीमार चल रहे थे, इसलिए घटना ए इसका प्रमुख जो है प्रभाव है कि उससे वो मिलने गई है। ठीक है, तो विकल्प एक सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन है 2.24, वो 22.4 पे बार है। देखो लिखा है 22.4 पे बार, उसके बाद लिखा है प्लस 11.567 और कितने पे बार है? तीनों अंकों पे बार है इस पे। ठीक है, फिर लिखा है -33.59 और बार कितने पे है? 9 पे। इसका मान पूछा है, इसका मान इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो देखो हमने कहा था पहले तो ये देखेंगे कितने अंकों के ज़्यादा, कितने अंकों के ज़्यादा मान पे दशमलव लगा है। देखें किन अंकों पे ज़्यादा है, तो देखो 5, 6, 7 3 अंकों के बाद यहाँ 1 यहाँ 2, तो पहले लेंगे 11.567 को। देखो देखो यहाँ लिखेंगे 11.567, फिर लेंगे 5, 6, 7 क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है, 2 बार ले लेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे हम 22.44 क्योंकि 4 की पुनरावृत्ति हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ लो इनको। देखो 7 और 4 11 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 हासिल 1, 5 4 9 1 10 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12। ठीक है, हासिल 1 हो गया, 6 4 10 और 1 11 हासिल 1 हो गया, 5 4 9 और 1 10, दशमलव लग गया, यहाँ हो गया 4 2 1 3 और आगे वाला पहले का, और यहाँ हो गया 2 1 3। समझ गए इस बात को? इतना तो आया योग इसका। हम इसको अब घटाएंगे कितने को? 33.59 को। तो 5 9 पे बार है तो यहाँ लिखेंगे 33.5, 9 की पुनरावृत्ति हो गई तो 9 को लिखेंगे। ठीक है, ऐसे। अब इसको हम देंगे घटा। देखो 11 में 9 गया 2, यहाँ बचा कितना? 0। ठीक है, 10 में 9 गया 1, यहाँ कितना बचा? 9, और 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ 1 बचा, 11 में 9 गया 2। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 0। ये है इसका, ये है इसका, ये इसका, ये और इसका ये होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 1 2 0 1 1 9 लिख दिया मैंने। ठीक है, 5 9 दोनों पे बार तो नहीं है। ठीक है, इधर देखो, ये इससे घटाया, इसको इससे घटाया, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे घटाएंगे क्या? 2 4 6 2 4 5, अरे सॉरी, एक और बनाओ यहाँ पे। यहाँ 2 4 6 है, यहाँ 2 4 और 1 5 ही है। एक अंक की कमी हो गई यहाँ पे, इसीलिए डिसबैलेंस मामला गड़बड़ा गया इसका। देखो इसको हटा दो इतना। देखो अब देखो, इसको मैंने ऐसे लिखा 33.5, 9 पे बार है, सबके नीचे 9 लिखते जाओ क्योंकि 9 की पुनरावृत्ति है। घटा लो इनको। अब घटाओ भैया इनको। तो देखो 11 से 9 गया 2, यहाँ पे कितना बचा? 0 हो गया। ठीक है, 1 बचा, 10 में 9 गया। यहाँ देखो, यहाँ 10 था, 0 हो गया। क्या हो गया? 11 में 9 गई 2, यहाँ बच्चा था 10 में 9 गया 1, और यहाँ से ले लिया 9 में 9 गया 0, और यहाँ 11 में 9 गया 2। ठीक है,
यहाँ फिर 0 हो गया, 1 बचा, ठीक है। फिर 9 में 5 गया 4, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, तो देखो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो गई, देखो 4 1 2, लेकिन यहाँ 1 2 आना चाहिए था, लेकिन पुनरावृत्ति तो 1 2 की हो रही है ना, एक अंक के बाद, तो इसका मान हो जाएगा कितना, 0.412 और 1 2 पे बार ये, ठीक है। 4 1 2 और 1 2 पे बार होगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 फिर 0 फिर 1 2 फिर आगे होगा 0 फिर 1 2, तो 1 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसका आंसर आएगा 0.412 और 1 2 की पुनरावृत्ति हो गई, इसलिए 1 2 पे हमने लगा दिया बार, ठीक है। तो आंसर होगा मेरा बी, ये दूसरा आंसर मेरा सही है इसका, ठीक है। ये देखो इस पे बार लगेगा 1 2 पे, ठीक है। आगे देखो सवाल, आगे क्वेश्चन इस टाइप का है, लिखा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट में सुजुकी को 321 के रूप में लिखा है, सुजुकी जो लिखा है उसको 321 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट में यामा को कैसा लिखा जाएगा। पहले ये तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा, पहले तो इनमें हर अंकों का डिकोड पता होना चाहिए कितना होता है। तो इसमें सुजुकी जो लिखा है, सुजुकी, ये जो सुजुकी लिखा है इसमें अंकों का योग 321 है, पहले इनका अंकों का योग कर लो। पहले देखो इसमें एस के जो अंकों का मान है वो 19 है, उसके बाद यू का 21 है, जेड का मान होता है 26, इस यू का मान 21 होता है, इस के का मान 9 होता है, वो सॉरी 11 होता है, ठीक है, 11, के का मान 11 होता है, के का मान होता है 11 प्लस आई का मान 9 होता है। सबको जोड़ लो, इनको, इन सबको जोड़ना है, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो देखो कितना होगा, 11 9 20 हो गया, 20 और 21 कितना हो गया, 41, 41 और 26 67, 67 और 21 88, 88 और 19 जोड़ लो, 107 हो गया। देखो इन सभी के अंकों का योग जो हुआ वो 107 हो गया, ठीक है। अब देखो जब 107 हो जाएगा इनके अंकों का मान 107, और इसमें तुम कर दो कितने का, 3 का गुणा, तो कितना आ जाएगा 321, और यही तो दे रहा है कि 321 इसका मान है, यही तो दे रहा है ना कि 321 इसका मान है, ठीक है। तो लिख लो 321। अब हम समझ गए कि क्या करना है। अब देखो जो यामा लिखा है, यामा, इसको कैसे करेंगे, तो देखो यामा को बाई ए एम ए एच ए, सबके अंकों का डिकोड लिख लो। बाई का होता है 25, ए का होता है 1 प्लस एम का होता है 13 प्लस ए का होता है 1 प्लस एच का होता है 8 और ए का होता है 1। जोड़ लो इनको, 25 से 26 और ये 27 और 28 और 28 8 36 हो गया। 36 में आप 13 को जोड़ लोगे तो हो जाएगा 49, ठीक है। ये जब 49 हो जाएगा तो देखो ये जब 49 हो गया, इस 49 में 3 का गुणा कर दो, 3 निम 27, ठीक है, हासिल 2 हो गया, 3 चौको 12 और 2 14 हो गया, तो कितना मान आ गया 147, ठीक है, 147 मान आ गया। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है 147, ठीक है। एक बार और समझ लो, सुजुकी के प्रत्येक अक्षर का तो कोड याद होना चाहिए, सबका ये योग था। योग करने के बाद हमने 3 से गुणा किया जिससे 321 मान प्राप्त हुआ। बाकायदा मैंने यामा का लिखा, पूरे अंकों का डिकोड जोड़ा, मैंने जोड़ के जब उसमें 3 का गुणा किया तो 147 प्राप्त हो गया, ठीक है। यही कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हैं ये, ठीक है, इसी तरीके से किए जाएंगे और उसमें हर प्रत्येक अक्षर का कोड जानना जरूरी है। आगे देखो लिखा है कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से फेल हो गया।
एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता, यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 8 अंक अधिक मिलते। तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 8 अंक अधिक मिलते। तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। देखो, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया, माना कि x है पूर्णांक, ठीक है, यहाँ लिख लो माना पूर्णांक x है, ठीक है। क्या किया कि इसने x का 20% प्राप्त किया, ठीक है, 20% को हम इतना लिख सकते हैं। और ये 72 अंकों से फेल हो गया, ये 72 मैंने इसको जोड़ दिया। अगर ये 20% पाया और 72 पा जाता तो ये पास हो जाता, ठीक है। अब बात क्या हो गई, बात कुछ हो गई ऐसी, देखो हुआ क्या, वह 40% अंक प्राप्त करता है, वह 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से 8 अंक अधिक मिलते हैं। इसको 8 अगर घटा दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 8 अंक अधिक लाया है और इसको बेचारे को 72 की ज़रूरत थी पास होने के लिए। अब ये बात और ये बात आपस में बराबर है, ठीक है, ये दोनों पास हो जाते हैं, ये दोनों बात आपस में बराबर है। आगे देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। x गुणे 40 लिख लो या 40x सीधा लिख लो। 40x/100 माइनस इधर ले जाओगे तो 20x/100, ठीक है, 20x/100। 72 में इधर 8 जोड़ देंगे 72 में और हम सॉल्व करेंगे तो 40 में 20 गया 20x बराबर हो गया कितना, 80। इसको सॉल्व कर लो तो x बराबर आएगा 80 गुणे 100/20, काट लो 20 चौको 80, तो पूर्णांक का मान आएगा 400। ये पूर्णांक आया है अभी, ये ध्यान रखना, ये अभी आया है पूर्णांक का मान जो मैंने माना था, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको उत्तीर्ण अंकों का उत्तीर्ण अंक निकालने कि कितने पे बच्चा उत्तीर्ण होगा, ठीक है, हमें तो उत्तीर्ण निकालने हैं। तो देखो उत्तीर्ण कितने पे होगा, 20% प्राप्त करे और प्लस 72 अंकों से जो फेल हो गया वो पाए। तो देखो 400 का ये 20% पाता है तो कितने अंक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 80, और प्लस ये जो फेल हुआ था 72 अंक से ये मिल जाते तो पास हो जाता। तो टोटल अंकों का योग देखो, ये हो गया 152। यही आंसर है हमारा कि 152 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए, हमारा यही आंसर है, ठीक है। किसी को समझ पाने में सवाल को दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। बाकी मैं समझाने का तो अपने हिसाब से तो बेहतर ढंग का प्रयास किया हूँ, बाकी आपके ऊपर निर्भर है समझते हो कि नहीं समझते हो, ठीक है। आगे देखो सवाल को, अगला सवाल है 44 सही 1/11, समझ रहे हो, 44 सही 1/11 प्लस 44 सही 2/11 प्लस 44 सही 3/11 प्लस 44 सही 5/11 का मान बताओ। तो देखो 44 कितनी बार लिखा है, ऐसे सवालों को करने के लिए हम देखते हैं 44 लिखा कितनी बार है। तो देखो कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। तो 44 को हम 4 से कर देंगे गुणा, ठीक है, और प्लस यहाँ लिख दो और शेष मानों को हम अंदर लिख देंगे, शेष मानों को हम अंदर लिखेंगे। लिखो कैसे लिखोगे, तो लिखो 1/11 प्लस 2/11 प्लस 3/11 प्लस 5/11, इसको बंद कर दो, ठीक है। आगे देखो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 176 हो गया। हटा लो इसको, एकदम समझ में नहीं आ रहा, हर क्वेश्चन पे वही पेंडिंग। देखो कितना आ जाएगा 176, ठीक है, गुणा हो गया, प्लस लगाया, अंदर को सॉल्व किया तो हर तो समान है, ऊपर के अंशों को जोड़ लो, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11/11, ठीक है। अब क्या होगा, अब भैया ये होगा कि ये 11 से 11 जाएंगे कट, तो 176 प्लस 1 कितना आ जाएगा मान, 177। यही आंसर होगा आपका 177, ठीक है, ये पहला आंसर है आपका, ठीक है। आगे देखो सवाल।
दिक्कत तो नहीं है किसी को समझ पाने में? देख लो एक बार और। ठीक है, आगे लगाऊं क्वेश्चन को? तो देखो आगे क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या का चयन कीजिए। पहला लिखा है 94। ये रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें मिक्स हैं आज। ठीक है, रीजनिंग भी करवा रहा हूँ मैथ के साथ। और अगला प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगेगा मैथ बोर्ड जी हिंदी का। ठीक है, देखो बेजोड़ संख्या का चयन करो भैया। पहली 94, फिर लिखा है 63, फिर लिखा है 35, उसके बाद लिखा है 18। इनको उल्टा कर दो, इनको उल्टा करो आप। तो देखो 94 को उल्टा करोगे तो 49, इसको करोगे तो 36, इसको करोगे तो 53 और इसको करोगे तो 81। अब देखो वर्ग बनता है कोई किसी का? तो देखो ये तो हो गया 7 का वर्ग, ये हो गया 6 का वर्ग, ये हो गया 9 का वर्ग। तो कौन असंगत है? यही 53 तो संगत है। और 53 को क्या लिखा है? 35। तो यही आंसर है हमारा। देख लो एक बार और ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन हटाऊँ मैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चनों पे जल्दी हो जाती हो और क्वेश्चन जल्दी हट जाता हो, ना समझ पाते हो, देख पाओ। तो देख लो भैया एक बार, देख लो। हटाऊं क्वेश्चन को? तो देखो लिखा है 1.05 बार लगा है यहाँ पे कहीं। अच्छा 5 पे लगा है, ठीक है। डिवाइड है 0.95 पे बार, दोनों पे लगा है। गुणे 0.409, हमें लगता है कि सब पे बार लगा ना। तो देखो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो 1.05 शायद 5 पे बार स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखो इसके बाद डिवाइड 0.95 दोनों पे बार लगा, ठीक है, ऐसे ही तो लिखा है। गुणे 0.409 और तीनों पे बार लगा। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं तुम्हें बता दूँ और बता तो आ रहे हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको तो हम ऐसे लिखेंगे 105, ठीक है। अब यहाँ से घटाएंगे कितने को हम? 1 0 को। इनको जिनके ऊपर बार नहीं लगा उनको हम देंगे घटा। फिर हम देखो जितने अंकों पे बार लगा उसको लिखेंगे 9, और इसका कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई एक से मतलब। इस अंक पे बार नहीं लगा है तो इसकी जगह हम लिख देंगे 0। ये ध्यान रखना इन क्वेश्चनों पे। और यही चीज़, यही पार्ट बचा है फ्रैक्शन का तुम्हें बताना, जो आज मैं पढ़ाऊंगा। यही सवाल करवाने हैं, वो समझ लेना, यहाँ समझो तो और बेहतर है। देखो ये टोटल संख्या लिखते हैं और टोटल संख्या में से वो संख्या ये घटा देंगे जिस पे बार नहीं लगा। फिर जिस पे बार लगा उसको 9 लिखेंगे, और जिस पे दशमलव के बाद की इधर की संख्या देखते हैं, इस पे बार नहीं लगा तो उसको 0 लिख देंगे। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब देखो आगे डिवाइड बाई लिख दो 95। नीचे घटाओगे कितने को? घटाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों 95 लिखे, 95 दोनों पे बार है तो 9, ठीक है। पहले हम कर लेंगे इतने को सॉल्व, ठीक है। जब इतने की हम समेट लेंगे गाथा तो आगे बढ़ेंगे। देखो 105 से 10 गया, कितना बचा? कितना बचा? ठीक है। अब देखो 95/90 डिवाइड बाई, ठीक है, या ऐसे कर लो 99/95। बात तो वही है। करो सॉल्व इनको। जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 99/90, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्यूशन इसका। ये तो ख़त्म, यहाँ तक बात निबट गई। आगे हमें सॉल्व करना है 0.409, शायद तीनों पे बार लगा है। इसको सॉल्व करो। देखो लिखेंगे 409/999, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको। गुणे 99/90,
आगे सॉल्व करो इसे। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे कटेगा ये। 9 चौको 36, ठीक है। कितना बचा? 9 से तो लग रहा कटेगा नहीं। 3 एकम 3, एक बचा, 3 त्रिका 9, तो मामला 11। कैसे ये 0 तो सब पे बार है ना, कि 0 9 पे ही बार है, यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ना यहाँ पे। एक बार करके देखो इसको, इस पे हमें लग नहीं रहा कि तीनों पे बार होगा। देखो हटाओ, क्योंकि ऐसा सवाल नहीं होगा लग रहा है ना मुझको। देखो यहाँ पे सॉल्व करवा दूँ एक बार में इसको, ऐसे करके देखो। 0.409 इन दो पे बार है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 409 माइनस जिस पे बार नहीं लगा उसको घटाएंगे, ठीक है। अब घटाने के बाद जिस पे बार लगा है उतनी बार 9, और इस पे लगा नहीं तो 0। मेरी बात समझ रहे हो? अब इनको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 405, क्योंकि 9 में 4 गया 5 बट्टे 990। अब सॉल्व कर लो, उठा के गुणा मारो, 99 डिवाइड बाई 90। यहाँ काट लो इसको, तो कितनी बार गया? 10 बार। अब आगे कितना आ जाएगा? आगे तो फिर यहाँ देखो, जबकि देखना तो ऊपर ही चाहिए था इनको। कलर बदल लो तो समझ तो आ जाएगा कम से कम। देखो इधर देखो, अब इधर देख लो, 1 मिनट देखो कितना आया? 405 बट्टे 900, 0 है। काट लो, कट जाए तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर काटा 5 एकम 5, 4 5 अट्ठे 40, 0 कट जाएगा। 9 निम 81, 9 दूनी 18, अब कट जाएगा। 20 9 में डिवाइड करो तो पहले तो दशमलव लगेगा, फिर 20 चको 80 होगा, फिर कितना बचेगा? 10, फिर 20 पंचे 100, तो ये आया 0.45, ठीक। ये आ गया, ये आ गया 0.45। यही आंसर है आपका, ठीक है। एक बार और समझ लो, 1.05। इसको मैंने कैसे लिखा? पूरी संख्या को लिख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जितने पे बार नहीं होता उनको हम घटा देते हैं। उसके बाद जिस पे बार लगा उसको 9 लिखते हैं, जिस पे बार नहीं लगा उसको 0 लिखते हैं। लेकिन इसको नहीं, दशमलव के उस पार की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। घटाएंगे लेकिन 0 नहीं लिखेंगे उसके बदले। 0 तो हम दशमलव के इस पार की संख्या को लिखेंगे जिसपे बार नहीं है, ठीक है। आगे देखो, 95 दोनों पे बार था, 99 कर दिया, उठा के डिवाइड किया तो आंसर आया 99 बट्टे 90। उठा के मैंने 409 को सॉल्व किया, 409 पे 09 पे था बार, तो 409 घटाया 4 को, ठीक है, क्योंकि 09 पे बार था। और जितने पे बार था उनको 99, और जिस पे बार नहीं था उसको 0। ये इसलिए क्योंकि दशमलव के इस पार की संख्या उस पार की होती है, हमें कोई मतलब नहीं था उससे। सॉल्व किया, सॉल्व करते करते तुम जानते ही हो, हम तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहे थे। 9 बट्टे 20, और 20 को जब 9 से डिवाइड किया, वो 9 को जब 20 से डिवाइड किया तो आया 0.45, जो सामने आंसर दिख रहा है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, आगे दिख ही रहा है सवाल, दोबारा लग गया। अब देखो इस सवाल को, ये रीजनिंग का सवाल है, बेहतर ढंग से देखने की कोशिश करना, और ज़्यादा कठिन नहीं है ऐसे सवाल। देखो लिखा है कि 6 व्यक्ति C D E K L और M 2 4 6 C, D, E, L और M में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। सबकी लंबाई जो है वो अलग अलग है प्रत्येक की। E केवल L से छोटा है। E जो है, ये जो E है वो केवल L से छोटा है। मेरी बात को समझना, कहने का मतलब E जो है वो केवल L से छोटा है। इसका मतलब है कि और सबसे ये बड़ा है, केवल ये L से छोटा है
अब जितने बच्चे हैं उनसे ये भैया सबसे बड़ा है। अब 2 हो गए तो बच्चे होंगे 4 और इनको ऐसे बना लो, 1 फिर 2 और 3 और 4। ये भैया छोटे हैं, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। ठीक है, अब देखो फिर क्या कह रहा है ये। अब ये देखो ई केवल एल से छोटा है, केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है। केवल एक व्यक्ति, ये जो है वो केवल एक व्यक्ति छोटा है सी से, तो सी यहाँ हो गया, बात निमिट गई। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है तो सी से छोटा केवल एक व्यक्ति है और सब सी से बड़े होंगे। ठीक है, एक व्यक्ति सी से छोटा है, बाकी सब सी से बड़े हैं, तो ठीक सही क्रम पे रख दिया। अब क्या है, के डी से छोटा है, के है वो डी से तो छोटा है लेकिन एम से लंबा है। के जो है वो डी से छोटा है लेकिन एम से लंबा है। तो देखो डी जो है वो के से छोटा है, तो के से तो छोटा है डी, लेकिन किससे लंबा है, एम से। तो यहाँ एम को रखेंगे, देखो एम से लंबा हो गया डी और के से छोटा भी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, बता देना समझ में ना आई हो। के जो है ये डी जो है वो के से तो छोटा है लेकिन एम से लंबा है, और यहाँ पे सी है ही पहले से, तो एम से अगर लंबा और एम सबसे छोटा है तो एम सी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कितने व्यक्ति के से छोटे हैं, तो कितने व्यक्ति के से छोटे हैं, 1 2 3, कितने हैं 3, यही आंसर। ठीक है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना, ऐसे करना है इसी तरीके से, और फिर जो तरीका लगाते उससे करो भाई। हमारे तो समझाने का और पढ़ने का ये तरीका था। ठीक है, आगे देखो, एक संख्या का 65%, एक संख्या का 65% संख्या के 25% से, कह रहा है एक संख्या का 65% संख्या के 25% से 120 अधिक है, 120 अधिक है, तो उस संख्या का 20% क्या है। ठीक है, देखो लिख लो, माना संख्या x है, माना संख्या x है। ठीक है, एक संख्या का 65%, ठीक, एक संख्या का 65% हो गया, एक संख्या का 65%, संख्या के 25% से, संख्या के 25% से 120 अधिक है। एक संख्या का 65%, एक संख्या के 25% से 120 अधिक है। इतनी बात आपस में बात कीजिए। अब देखो 65x माइनस 25x हर समान है, बट्टे 100 बराबर 120। घटा दो 40x बट्टे 100 बराबर 120। सॉल्व करोगे तो x बराबर 120 गुणे 100 बट्टे 40 हो जाएगा। घटाओ, काटो, 40 दिया 120, तो x बराबर कितना आया, 300। ठीक है, x बराबर 300 आ गया। अब देखो ये आ गया x बराबर 300। अब क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 20%, जो संख्या x मानी थी, तो 300 का 20% निकाल लो, निकाल लो 300 का 20%, काट लो इसको, कितना आया 60। यही आंसर है 300 का 20%। उस संख्या का 20% पूछा था, यही उस संख्या का आंसर है। ठीक है, आगे देखो सवाल को देख लो, एक बार ना समझ में आया हो तो पढ़ लो, तब तक हम रुके भैया। आगे देखो, आगे है 1,10,592 का घनमूल ज्ञात करो। 1,10,592 का घनमूल, देखो घनमूल ही तो निकलना है।
तो इसमें क्या होता है, वर्गमूल में तो 2 बार पढ़ा जाता है वर्ग किया है, तो घनमूल में तो भैया 3 बार। हम तो देखो ये देखो कि 2 कितने का वर्ग कितने का घन करेंगे जिसमें 2 आ जाता हो इकाई अंक। तो हम एक जानते हैं 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512 होता है जिसमें 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात निबट गई अपने आप में। आगे देखो, अब देखो हमें क्या करना है, अब मुझे देखना है यहाँ तक। ठीक है, अरे सॉरी, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, तो 8 को लिख लो, 8 का इकाई अंक पे आता है 2 गुणा करने पर। अब 110 को देख लो, इसमें देख लो कितने 110 से क्रॉस ना हो, तो 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 तो क्रॉस ही हो रहा है। आ जाओ 6 पर, 6 छक्का 36 छक्का 216 भी ज़्यादा होता है, और नीचे आओगे तो 55 25 पंचे 125 भी ज़्यादा हो रहे हैं। देखो 4 चक्को 16 चक्को 64, ठीक है, तो ले लो 4 को, यही हमारा घनमूल। ठीक है, निकल आया घनमूल, यही हमारा घनमूल 48। ठीक, हम इकाई अंक देखते हैं और यहाँ पर फिर देखते हैं कि इतने से ज़्यादा ना हो पहाड़ा पड़ने पर 3 बार। ठीक है, और बाकी क्या तरीका भैया लगाते रहो निकालते रहो। ठीक है, और जब पढ़ाएंगे तो और बेहतर ढंग से बताएंगे। आगे देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखो, एक तो है √25, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5। फिर है 5 बट्टे √25, सॉल्व करोगे तो 5 बट्टे 5 आ जाएगा 1। आगे देखो √25 बट्टे √5, ये कट जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा 5 बट्टे √5, तिर्यक गुणा उसमें संयुग्मी का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 √5 बट्टे 5, 5 से 5 खत्म, तो कितना आया √5। अब तीसरा देखो 1 बट्टे √25 है तो कितना आ जाएगा 1 बट्टे 5, और 1 बट्टे 5 को कर लो सॉल्व, कितना आएगा, या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, 1 मिनट रुक जाओ, इसको देखो सॉल्व कैसे कर लो, इसको ये √ से ये √ खत्म, और 5 से 25 में भाग दिया तो कितना आया 5, कितना आया 5। ठीक है, अब देखो ये इसमें भाग दो तो कितना आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा तो 0.2, ये 0.2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, ये 5, तो सबसे छोटा कौन है 1 बट्टे √25, तो यही सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या तो हमें तो यही दिख रही है। ठीक है, आगे देखो, वही लग गया। ठीक है, आगे देखो, सवाल है ए बी की वेन है, ये रिलेशनशिप का सवाल है। ठीक है, रीजनिंग का, रिलेशनशिप वाले सवाल हैं ये। ठीक है, रीजनिंग के, इनको देखो, ए बी की वेन है, बी का विवाह डी से हुआ है, ए बी की वेन है, बी का विवाह डी से हुआ है, डी के का भाई है, डी के का भाई है, बी और डी की एक बेटी जी है, बी और डी की एक बेटी जी है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है ये कह रहे हैं। देखो भाई, हम तो कुछ फिगर बनाते थे, उसके लिए मैं तो उससे करता था, बाकी कैसे करते हो रिलेशनशिप पढ़ाएंगे तभी बताएंगे। देखो ए बी की बेन है, तो ए देखो, ए जो है बी की बेन है, तो देखो कैसे करते हैं, 1 मिनट, दूसरा ले लो। देखो ये ए रहा और ये बी, ए बेन है किसकी, बी की, ए बी की बहन है, बी की बहन है ए, तो देखो ये बहन हो गई, बी की है। ठीक है, ये इनका रिलेशन का चिन्ह है। ठीक है, भाई बहन का। अब देखो ए बी की बहन है, ठीक है, बी का विवाह डी से हुआ था,
ए बी की बहन है, बी का विवाह डी से हुआ, ठीक है, बी का जो विवाह हुआ वो डी से हुआ, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, अभी कंफर्म इस बात को नहीं किया है, ठीक है। बी का विवाह डी से हुआ है, डी के का भाई है, डी जो है वो भाई है किसका, के का, ये कंफर्म हो गया कि डी भाई है के का। अब ये के कंफर्म नहीं हुआ कि भाई है बहन है, लड़का है कि लड़की, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म इन्होंने कर दिया कि डी भाई है के का, तो सीधी सी बात है कि ये स्त्री ही रही होगी, ये भी जो है वो स्त्री ही होगी, इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। ये जो है ये स्त्री होगी, क्योंकि पुरुष का पुरुष से विवाह तो हो जाता है, मैं मानता हूँ महिला का महिला से, लेकिन इन सवालों में नहीं हुआ भाई, ज़्यादातर विवाह तो पुरुष महिला ही के होते हैं, तो ये महिला रही होगी और ये पुरुष। अब के लिए कंफर्म हो गया। आगे देखो, डी के का भाई है, बी और डी की एक बेटी है, भाई बी और डी इन दोनों की एक बेटी है, कौन है, वो है जी, और बेटी को या लड़की को हम इससे दर्शाते हैं जो मैंने यहाँ भी दर्शाया, यहाँ पे भी, और पुरुष को त्रिभुज से, ठीक है। अब देखो बी और डी की एक संतान है, एक बेटी है जी, भाई ये दोनों एक पीढ़ी ऊपर हो गए इससे और ये एक पीढ़ी नीचे, इन दोनों से पीढ़ी का चिन्ह हम इससे दर्शाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ए का डी से क्या संबंध है, ए का पूछ रहा है डी से, समझना, ए का डी से क्या संबंध है। अब देखो ये इसकी बहन, ठीक है, और ये बहन का पति, तो जीजा हो गया। और क्या कह रहा है, ए का डी से, और से चलते हैं हमेशा का की तरफ, ए का डी से और से चलते हैं का की तरफ, तो ये हो गई वाइफ, और ये वाइफ की बहन कौन हो गई, साली, तो क्या रिलेशन है, साली का, ठीक है, यही आंसर है इसका, ठीक है, यही है। अब हम तुम्हें बता दें एक बार कि किसको किससे दर्शाते हैं। वैसे देखो रिलेशनशिप चैप्टर में पुरुष को तो हम इससे दर्शाते हैं, और बात बची महिला की तो हम इससे, ठीक है, फीमेल को इससे, अगर शादी का संबंध है तो इससे लिख लेना, भाई शादी हुई पुरुष महिला की तो इससे, भाई बहन का संबंध इससे, भाई बहन का संबंध इससे, इसका संबंध होता है एक पीढ़ी नीचे, या ये वाले एक पीढ़ी ऊपर, ये वाले एक पीढ़ी नीचे, ये होता है पीढ़ी दर पीढ़ी संबंधों को। बस इतने तुम ध्यान रख लोगे, पूरे रिलेशनशिप को सॉल्व कर जाओगे। बाकी रिश्ता पता होना चाहिए कि हमारे पिताजी की बहन हमारी बुआ लगती है, हमारी माँ की बहन हमारी मौसी लगती है, ये इतना तो रिलेशनशिप में पढ़ने वाला बंदा पता ही होगा, और नहीं पता है तो चैप्टर सॉल्व भैया नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे मैं करवाऊँगा रिलेशनशिप को, इन्हीं चिन्हों से कराऊँगा, और लेकिन पता होना चाहिए रिलेशन भूल गए तो चिन्ह वाले ही याद बने रहे, फिर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और ये सब नॉर्मल चीज़ें व्यवहारिक हैं। आगे देखो, ये सॉल्व करवा ही दिया था। आगे देखो सवाल क्या, आगे देखो सवाल है, एक दर्जन केलों की कीमत 5 रुपये है, एक दर्जन केलों की कीमत 5 रुपये है, एक दर्जन संतरे की कीमत 75 रुपये, एक दर्जन केले की कीमत 5 रुपये है और एक दर्जन संतरे की कीमत 75 रुपये है, ठीक है। तो 1 और 1/4 दर्जन केले, तो 1 और 1/4 दर्जन केले और 3/4 दर्जन संतरे, और 3/4 दर्जन संतरे की कीमत क्या होगी। देखो 1 दर्जन का मतलब 12, ठीक है, 12 बनाना की कीमत है 5 रुपये, मेरी बात सुन रहे हो। इसके बाद कह रहा है कि 1 दर्जन यानी 12 संतरों की, ऑरेंज की, ठीक है, ओ लिखा है यहाँ पे ओ, ठीक है, ऑरेंज की कीमत कितनी है 75 रुपये, ठीक है। आगे देखो, अब कह रहा है 1 और 1/4 दर्जन केला, तो देखो 1 दर्जन केला, ठीक है, 5 रुपये के हो जाएंगे, फिर कह रहा है 1/4 दर्जन केला कितना का होगा, तो 12, 1/4 केला कितना का होगा, 12 गुणे 1/4, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है।
3 केले। 1/4 दर्जन का मतलब कितना हो गया? 1/4 दर्जन का मतलब 3 केले। अब 3 केले और 12 दर्जन केले तो और 1 दर्जन केले, तो 12 वो केले और प्लस 3, इतनों का रेट पूछ रहा है ये 15 किलो का। पता चल गया? हम किलोमीटर लिख रहे हैं, सॉरी 15 केले हैं, ठीक है। ये 15 किलो का रेट पूछ रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं ये 15 किलो की बात कर रहे हैं, ठीक है। 15 बनाना, इनकी अब ये बात कर रहे हैं कि 15 बनाना के रेट बताओ, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3/4 दर्जन संतरे, तो 12 गुणे 3/4, 4 तिया 12, तो 3 त्रिका 9, 9 ऑरेंज का यहाँ पूछ रहे हैं ये मान, बताओ। तो निकाल लो। तो पहले तो देखो ऐसे निकालो, पहले में तुम्हारे बनाने का निकाल दो कि 12 जो केले हैं, 12 केले हैं 5 रुपए के, तो एक केला कितने का होगा? 5/12। तो 15 केले कितने के होंगे? निकाल लो यहाँ पर। 15 पना 75/12, इतना ही लिख दो इसके लिए, ठीक है। उसके बाद देखो इतना हो गया। उसके बाद देखो 12 संतरे, 12 संतरे बराबर कितना है? 75 रुपये। तो एक संतरे का मान 75/12 है। तो फिर पूछ रहा है 9 संतरे का मान, तो निकाल लो। 75 और यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो 75 गुणे 3/4। अब इनका मान सबका पूछ रहा है, निकाल लो। ये सब मान निकल आए, ठीक है। यहाँ लिख लो कितना होगा? 75/12 प्लस वहाँ गुणा कर लो 3×5 15, 3×7 21 और 1 22/4। इससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। हम कर ही दे रहे हैं इसको। तो एलसीएम आएगा कितना? 12 सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस 3 का यहाँ गुणा करोगे तो 3×5 15, 4 तिया 12, 3×5 15 और 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 6, 675 प्लस 75 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 5 10, 7 7 14 1 15, 750, ठीक है। 750 डिवाइड करोगे 12 से, कितना आएगा? 12 6 72, 12 6 72, कितना आ जाएगा? 6, और बचा कितना? 3, 12 दूनी 24, 5 0। ये मान आ गया कितना? 62.50 रुपया। कितना आ गया? 62.50 रुपया। ये तीसरा विकल्प में लिखा है, ठीक है। 62.50 रुपया इसका आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा हार्ड था, कोई ज़्यादा सवाल हार्ड नहीं था, बस थोड़ा घुमा दिया, टर्न किया सवाल को। देख लेना, ठीक है। सबको मैं लिखा दिया हूँ, सबको मतलब किया हूँ सवाल को, ठीक है। देखो आगे, देखो देख लेना सवाल को, ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो दोबारा समझा देंगे इसको, ठीक है। आगे देखो, आगे सवाल है 8 संख्याओं का औसत 52 है। 8 संख्याओं का औसत 52 है और पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है, देखना। और अगली 2 संख्याओं का औसत 54 है, और अगली 2 संख्याओं का औसत 54 है। 7वीं संख्या 6वीं संख्या से 5 अधिक है। 7वीं संख्या 6वीं संख्या से 5 अधिक है, और 8वीं संख्या से 2 अधिक है, और 8वीं संख्या से 2 अधिक है। 7वीं और 8वीं संख्या का औसत क्या है? 7वीं और 8वीं संख्या का औसत क्या है? देखो 8 संख्याओं का औसत 52, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 पंच 40 और 1 41, तो ये हो गया 8 संख्याओं का औसत, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है, तो कितना हो गया? 150। फिर कह रहा है अगली 2 संख्याओं का औसत 54 है, तो कितना हो गया? 108, ठीक है। यहाँ पर देखो पहली 8 संख्याओं का औसत ये है, और फिर ये 3 संख्याओं का, और उसी में से 2 संख्याओं का, तो ये 5 संख्याओं का हो गया। अब क्या रहा है? 7वीं संख्या, देखो 7वीं संख्या मान लो x है। 7वीं संख्या 6वीं संख्या से, 6वीं संख्या से 5 अधिक है। ये हो गई तुम्हारी 7वीं संख्या, और ये तुम्हारी 6वीं संख्या, ठीक है।
सातवीं संख्या छठवीं संख्या से 5 अधिक है। फिर कह रहा है क्या, और आठवीं संख्या से 2 अधिक है। सातवीं संख्या जो है ये आठवीं संख्या से 2 अधिक है। ये सातवीं संख्या जो है वो आठवीं संख्या से 2 अधिक है, तो इसका मतलब ये x + 3 हुई तो होगी, ठीक है। तो ये हो गई आठवीं संख्या। भाई आठवीं संख्या से सातवीं संख्या 2 अधिक है तो ये 3 कम होगी, ये हो गई सातवीं संख्या। फिर अब देखो क्या कह रहा है, सातवीं और आठवीं का औसत। पहले तो इनका निकाल लो, पहले इनका योग करो। 150 और 108 कितने हुए, 8, और ये 5 और ये 2, 258 को तो पहले घटाओ 4 से 16 में से। तो 4 से 16 में से 258 हमने घटाया तो कितना आया, 8। यहाँ कितना बचा, 5, और यहाँ कितना बचा, 100। ये 158 मान किसका आया, क्योंकि इन 8 संख्याओं का औसत 4 से 16 है, और ये टोटल जो हमने किया 258 ये 5 संख्याओं का है। ये जब 5 संख्याओं का 8 में से घटाए तो 3 संख्याओं का रह गया ना, और वही 3 संख्याएं ये है, छठवीं, सातवीं और आठवीं। तो देखो x + 5 + x + 3, इनका मान कितना आ गया, 158, ठीक है। इनका योग आ गया 158, जो बची संख्या इनका मान है। अब आगे देखो, योग कर लो 3x + 8, ठीक है, बराबर 158, ठीक है। काट लो, 3x बराबर 150, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50। x बराबर आ गया कितना, 50। अब देख दो, कह रहा सातवीं, तो सातवीं संख्या मान रख दो। सातवीं कौन थी, x + 5, तो सातवीं संख्या कितनी हो जाएगी, 55, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि आठवीं संख्या कितनी हो गई, 53, 50 का मान रख दोगे। इन संख्याओं का औसत योग कर 2 से डिवाइड कर दो तो 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 5 10 बट्टे 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 10, 2 6 8, तो कितना आ गया, देखो 54 आ गया ना। अरे यहीं लिख लो यार, 54, ठीक है। बस इसमें यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा आगे पेन बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बस वहाँ फिर लिखता नहीं है, ठीक है। कुछ मान लो सिस्टम ही छोटा है तो क्या करें, अब जैसा कुछ किया, ठीक है। तो ये आ गया 54। देखो दो, एक ये जोड़ लिया और 2 से डिवाइड किया तो औसत निकल आया, कितना है, 54, ये लिखा है, ठीक है। यही आंसर, ठीक है। हमने यहाँ तक खींच दिया इसको, 1 मिनट। अब चलो इसको हटा दो, थोड़ा हटा दो, नहीं तो ठीक है। यही आंसर, ओके। आगे देखोगे सवाल, आगे देखो सवाल, वही सवाल है, सवाल को अब आप सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमने किया है कि नहीं, ये नहीं है। देखो लिखा m b से लंबा है, m जो है वो b से लंबा है, ठीक है। आगे देखो m b से लंबा है और b f से लंबा है। b जो है वो f से लंबा है, तो f छोटा है b से। फिर लेकिन b f से लंबा है लेकिन h जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब b से h जो है वो बड़ा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, h g से लंबा है, h g से तो लंबा है, h g से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है, और g f जितना लंबा नहीं है। g जो है वो f जितना लंबा नहीं है, तो g छोटा है। और क्या कह रहा है, h जो है वो g से तो लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन हो गया, m हो गया। क्या पूछ रहा है आप सवाल में, देख लो क्या पूछा है। दिए गए बच्चों में सबसे लंबा कौन है, तो दिए गए बच्चों में क्लियर हो गया कि m सबसे लंबा है, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। आगे देखो, इतने का घनमूल अपना अब निकाल लेना, कुछ रह नहीं गया इतने के घनमूल में। देखो हम देखते हैं 4 किस में आएगा, किस में आएगा, 4 चक्को 16 चक्को 64, 4 लिख लो। और इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 9 81 नंबर 729,
एक कितने पे आएगा बताइए। 6 छक्का 36 का 216, 13 13 169 और घनमूल निकालना पड़ेगा अब इसका भैया। 3 त्रिका 9 या 27। अब इसका जो है देखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 851 को फिर देखना पड़ेगा। 2 20 20 400 400 और 20 8000 हो गया। ये ज़्यादा हो जाएगा फिर 8000, इतना नहीं देखना। दोनों में कैसे नंबर 729 ज़्यादा हो गया, नहीं हो जाएगा। 8 8 64 8 512 11 11 121 13 से 31 हो जाएगा। इसको फिर क्या करोगे, घनमूल है इतना तो सही है। 4 चौको 16 चौको 64 तो होगा। इसको देख लो, इन दो अंकों को देखो। 4 चौको 16 चौको 64 55 25 पंचे 125 ज़्यादा हो जाएगा। इतने को रख लो, इतना ही होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आगे देख लो करके, नहीं तो अभी करते हैं। 4 चौको 16 4 चौको 16 1 17 6 13 5 से 1 7 1 8 और 1 9 1936 1936 पे फिर मारो गुणा 44 का 24 5 से 2 4 3 12 13 14 5 से 1 4 9 36 37 7 गुणा फिर यही प्रक्रिया होगी। 4 4 7 7 8 1, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। कैसे है देखो, पहले तो इकाई अंक देखते हैं लास्ट का। तो 4 चौको 16 चौको 64 इसी का आएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं, ये जो 8 है ना, ये कितने का घनमूल बनता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 का बनता है। 3 त्रिका 9 होती है 27 ज़्यादा, वो 85 को देखते हैं 2 अंकों को। तो 4 चौको 16 चौको 64 सही है। 55 25 पंचे 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 को मैंने ले लिया, ठीक है। आगे देखा है एक विशिष्ट कूट में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका रीजनिंग भी है मैथ के साथ आज। ये लिखा है एक विशिष्ट कूट में पोटैटो POTATO, ठीक है। पोटैटो को क्या लिख दिया, AOOPTT, ठीक है। फिर कहता है उसी भाषा में BARBER को किस प्रकार लिखेंगे। देखो यहाँ कोड पहले लिख लो सबके, तब तो पता चलता है। कोडिंग डिकोडिंग में P का होता है 16, O का होता है 15, T का होता है 20, A का होता है 1 और T का 20 होता है, O का 15 होता है, ठीक है। फिर लिखो यहाँ पर, इसको जब इन्होंने बनाया तो किस प्रकार लिखा, A को 1, उसके बाद 15, फिर 15 16 20 20। अब बताओ क्या दिख रहा है तुमको। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि आरोही क्रम में लगे हैं सारे क्वेश्चन। देखो 1 15 फिर 15 फिर 16 फिर 20 20, इसको भी उसी क्रम में लगाना है। ये 2 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 18, ठीक। अब लगाओ 1 A को लिखो, 1 के बाद B लिखो, 2 फिर 1 2 फिर 2 B, अरे 1 2 2 फिर 5 E, फिर R फिर R, ऐसा लिखा है कहीं ABBEERR, ABBEERR, पहला सही है, ठीक है। आरोही क्रम में लगे सारे क्वेश्चन। आगे देखो, देख लेना एक बार और देख लो इसको।
ठीक है, ये आंसर हो। देख लो, यही आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन 6 सही 1/2 माइनस 2 सही 3/6 बराबर -1 5/12। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 6 सही 1/2 माइनस 2 सही 3/6 बराबर x मान लेंगे -1 5/12। इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इतना यहाँ पता नहीं कैसे गड़बड़ा जाता है ये। इसको हटाओ तो इतना सही लिखो स्पष्ट, जिससे बच्चों को समझना है। देखो x माइनस 1 सही 5/12। ठीक, अब सॉल्व करेंगे इससे। ठीक है, देखो 2 6 12 और 1 13/2। ठीक है, माइनस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 15/6 बराबर x माइनस 12 12 और 5 17/12। ठीक, कर लो सॉल्यूशन। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 6, 2 3 6 13 3 39 माइनस 15 बराबर x माइनस 17/12। अब करो, ये हो गया 24/6 बराबर x माइनस 17/2। यहाँ काटोगे तो कितना आएगा 4, और प्लस इधर x से भेजोगे तो 17/2 बराबर x 2 चौको 8 और 17 8 कितना हो जाएगा 25, 25/2। इतनी तो होगा कि गलत हो रहा है क्या? और 9 में 5 के 4, 3 में 2/6, 6 चौको 24, इधर जुड़ जाएगा 2 चौको 8 और 8 और 17 25, 25/2 तो 2 एकम 2 12 सही 1/2 कहीं गलत हो गया। 6 दूनी 12 12 13 14 15/6 2 6 12 और 1 13/2 बराबर 12 12 5 17/2। इतना तो सही है यहाँ तक। एलसीएम 6 ले लिया, 2 3 6 13 3 39, इसको 15, 9 में 5 गया 4 या 2/6 चौको 24 और यहाँ पर x माइनस 17/, अरे हमारे को सही है, तो सही तो है। फिर इधर जोड़ दिया इसको 6 चौको 24 तो 52, तो इतना ही तो आएगा 2 एकम 2 इतना। लेकिन इसको वही है कल जैसा मामला, फिर माइंड काम करना बंद कर देता है एकदम, पता नहीं कहाँ गड़बड़ा है मामला। देखो 1 मिनट में सॉल्व फिर करता हूँ इसको। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ दिक्कत हो गई। ये दिक्कत तो है ही ना कहीं ना कहीं क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन इस तरीके से है नहीं। देखो सॉल्व ऐसे ही कर रहे हैं। 2 6 12 12 और 1 13/2 माइनस 6 दूनी 12 12 और 3 15 15/6 बराबर x माइनस, ठीक है 12 एकन 12 और 12 5 17 17/12। ठीक है 12 है। अब क्या करोगे, एलसीएम लिया 6 का, 13 3 39 माइनस 15 बराबर x माइनस 17/12। ठीक है, 9 में 5 गया 4, 3 में गया 2/6 x माइनस 17/12। काटोगे तो 4 बार कटेगा और 4 प्लस 17/12 बराबर x हो जाएगा 12 चौको 48, 48 और 17/12 कितना हो जाएगा 8 7 15, 4 1 5 1 6/12। हाँ करोगे 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 5 60, बचा कितना 5 5 सही 5/12 है कहीं आंसर ये।
तभी तो कह रहा था गड़बड़ा रहा है कहीं सवाल, कहीं ना कहीं तो दिक्कत हो ही जाती है, ठीक है, तभी सवाल गड़बड़ाता है। तो 5 से 5 पट्टी 12 आंसर है, ठीक है। जो सॉल्व कराया सॉल्यूशन एक बार देख लेना। आगे देखो भैया, अब तो ये मान के चलो कि माइंड चिल्लाते चिल्लाते गर्म हो जाता है। देखो नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और इसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। बात सुनना, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और इसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सत्य मानना है, कथन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। और तय कीजिए कि उनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन में दी गई जानकारी के अनुसार अर्थपूर्ण संदेह के बिना तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। कथन देखो, किसी भी छात्र के बुरे व्यवहार से, कथन है ये स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है, किसी भी छात्र के बुरे व्यवहार से उसकी और विद्यालय की छवि खराब होती है, ठीक है। निष्कर्ष है कि विद्यालय के नियम उचित नहीं है। दूसरा, ऐसे छात्र को विद्यालय से निकाल देना चाहिए। देखो इसने ये कहा है कि किसी भी जो छात्र बुरा व्यवहार करता है या तो उसकी छवि खराब होती है, दूसरी बात स्कूल की छवि खराब हो जाती है, विद्यालय की। ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ यहाँ पे कि विद्यालय में नियम उचित नहीं है। विद्यालय होगा तो नियम तो उचित होंगे, और उचित अगर नियम, और जहाँ नियम उचित होते हैं वहाँ क्या छात्र बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, वहाँ भी करते हैं। दूसरी बात, ऐसे छात्र को विद्यालय से निकाल देना चाहिए, ये कोई समाधान नहीं है तो उसको स्कूल से निकाल देना चाहिए, ठीक है। और इसका भी डिस्कशन उन्होंने किया है। तो निष्कर्ष ना तो फर्स्ट अनुसरण कर रहा है और ना थर्ड कर रहा है। मैं तुम्हें लिखवा दूँ, यहाँ पर लिख लेना, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं कर रहे, दोनों नहीं लिख लो यहाँ पर। अब आगे तो लिख नहीं पा रहा पेन, नहीं कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है दोनों में से, ठीक है, क्योंकि ऐसी बात कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं की गई है, ठीक है। स्टेटमेंट से रिलेटेड देखना है इसको। आगे देखो, ऐसा लगा लेना सवाल कि मैं लगवा दूं इसको, और भी सवाल काफ़ी है ना। देखो ये देखो 27, 2 अलग अलग संख्याओं के बीच का अंतर 5/9 है। 2 अलग अलग संख्याएं हैं जिनका अंतर जो है वो 5/9 है, ठीक है। फिर कहा है छोटी भिन्न का 5/6, छोटी भिन्न का 5/6, वो छोटी भिन्न 5/6 है, तो बड़ी भिन्न बताओ, यानी दूसरी भिन्न जो है उससे बताओ कितनी है। तो देखो हमने माना x माइनस वाई, 2 भिन्न हैं, इनके बीच का अंतर है 5/9, ठीक है। और ये y छोटी होगी, x बड़ा होगा, तभी तो y घटा है x से, ठीक है। छोटी भिन्न 5/6 है तो y का मान 5/6 है, बड़ी से घटाया मैंने इसको, ठीक, बराबर 5/9। निकालो मान, x बराबर 5/9 प्लस हो जाएगा 5/6। निकालो एलसीएम, 18 आया, 9 दूनी 18, 2 पंचे 10 प्लस 6 तिया 18, 3 पचे 15। x बराबर कितना आ गया, 25/18, ठीक है। यही मान है बड़ी भिन्न का, ठीक है। वो आंसर ये रहा आपका, ठीक है, वो जो आंसर है आपका ये रहा 25/18, ठीक है, x बराबर, ठीक। आगे देखो, ठीक है, वो दोबारा लग गया 25/18 आंसर है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक बार और करोगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इसको सॉल्व कर लो, √1.69 प्लस √0.49, ठीक है, और लिखा है गुणे √400। देखो इसका वर्गमूल निकालोगे तो 13 आएगा और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 यहाँ 1, और यहाँ निकालोगे तो 0.7 हो जाएगा, ठीक। गुणे 400 का निकालोगे तो 20 वर्गमूल, ठीक है। अब करो इसको, 1.3 और 0.7 को जोड़ो, कितना आया 2, और 2 का गुणा कर दो कितने में, 20 में, तो कितना आया 40। यही आंसर है हमारा, ठीक है। आगे देखो,
इसको यही बचा है और कोई सवाल? देखो इसको कर ही लो। 0.04 डिवाइड बाई 0.02 प्लस 0.5 गुणे 0.002 डिवाइड बाई 0.0004 का मान। देखो हमने तुम्हें एक बात बताई थी बॉड मास, ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और यहाँ काम करेगा बॉड मास। देखो ये बताया था ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन एस यहाँ लिख लो, नहीं चल पा रहा। देखो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, आया डिवाइड का नंबर तो मैं पहले करूँगा डिवाइड। तो देखो 0.004 को डिवाइड करेंगे कितने से? 0.002 से। यहाँ 2 अंकों के बाद है, यहाँ 3 अंकों के बाद एक 0 बढ़ाएंगे तो 40/2 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20। इतना तो मामला नहीं मिट गया। अब फिर डिवाइड वाले को दूसरा स्टेज देखेंगे क्या है, देख लेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे कितने से? 0.002 बट्टे 0.0004। यहाँ 3 अंकों के बाद है, यहाँ 4 अंकों के बाद, 1 2 3 4, यहाँ 3 अंकों के बाद एक यहाँ बढ़ा लो तो कितना आ जाएगा? 20/4 तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है। अब देखो रख दो मान 20 प्लस 0.5, ठीक है, और पीछे मान उसको सॉल्व किया तो कितना आया? गुणे 5। सॉल्व कर लो इसको, गुणा पहले करेंगे फिर योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 और 20 को इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 20 को जोड़ोगे तो 0.5 तो कितना आएगा? 5.22 तो कितना आ जाएगा? 22.5। कितना आ गया? 22.5। यही आंसर है हमारा पहला। ठीक है, कहने का मतलब पहले किया मैंने डिवाइड को, फिर उधर डिवाइड को सॉल्व और जितनों को आंसर आया उसके बाद किया मैंने मल्टीप्लाई। ठीक है, ये भी लगने को लग जाएगा, मैं तुम्हें इसका बता दे रहा हूँ, बाकी तुम घर से करना। देखो लिखा है 3 कुर्सी प्लस 2 मेज का मूल है 700 रुपये। ये रेखिक समीकरण के सवाल हैं। फिर लिखा है 5 कुर्सी प्लस 3 मेज का मूल है 1100 रुपये। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, इक्वेशन हटा दो यार, सवाल ढक जा रहा है तो स्टूडेंट को करने में दिक्कत हो जाएगी। सॉल्व भी करेगा तो कैसे करेगा जब बात ही ऐसी बन जाएगी। साफ हो गया? ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है सब? ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, समीकरण 1 2 को जितना मान आए उसमें 1 कुर्सी प्लस 2 मेज इनमें मान रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आंसर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि क्या आंसर आया। ठीक है, आगे क्लास आपकी लगेगी हिंदी का मॉक टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपको मैथ के जो फ्रैक्शन की क्लास चल रही थी वो फ्री कराई जाएगी। वो पूरे होते ही वर्गमूल पे हम आएंगे और वर्गमूल उसके बाद हम कराएंगे आपको घनमूल, और जो बचा है ना, जो चैप्टर बचे हैं उनको भी कराएंगे। और प्रैक्टिस सेट तो रोज़ मैथ के चलने, सबके प्रैक्टिस तो रोज़ चलने, और क्लास बाकी मैं ले ही रहा हूँ। ठीक है, प्रत्येक की क्लास हो रही है बार बार और कोई क्लास छूटेगी नहीं। और कहीं दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेहनत से पढ़ें। जितना पढ़ा दूँ पढ़ते जाओ, आराम से निकलेगा पैक। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और सिंपल ही आता है पेपर। ठीक है, जय हिंद। क्लास कैसी लगी शेयर ज़रूर करें। अब मैं कहता हूँ अभी तक नहीं कहा, अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, PDF लेने के लिए टारगेट 4 एग्ज़ाम पे आइएगा। जय हिंद।